हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेनजिम एकेडमी। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले चर क्या होते हैं ये देखेंगे ना। तो चर क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। चर को बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। चर को वेरिएबल हो जाता है ना। और चर क्या होता है? चर होता है वेरिएबल। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी नाम से पता चलता है वेरिएबल ना, यानी कि जो जिसका मान बदलते रहता हो ना, यानी कि वेरी करते रहता है ना। तो वेरिएबल यानी कि चर को वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल में क्या आ जाएगा? आपका x आ जाएगा, y आ जाएगा, z आ जाएगा, फिर a आ जाएगा, b c एक्सेट्रा। आप कुछ भी रख सकते हो ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का मान कुछ भी हो सकता है। x की जगह पे 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है ना। यानी कि x y z a b c जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह पे कुछ भी मान आ सकता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लिया कि ये वेरिएबल क्या होता है। तो वैसी नंबर जिनका मान हमेशा बदलते रहता हो ना। तो x y z a b c एक्सेट्रा, इसका मान हमेशा वेरी करता रहेगा ना, बदलते रहेगा। और दूसरा शब्द जब वेरिएबल है तो एक क्या होगा? एक कांस्टेंट भी होगा ना, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं अचर। अचर इसमें भी नाम से पता चलता है ना, अचर यानी कि कभी ना बदलने वाला ना। तो वैसे नंबर जिनका मान कभी भी ना बदले ना, अचर बोलते हैं ना। तो अचर में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा ना, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जो जैसे कोई भी नंबर अचर कहलाता है ना। जैसे हम लोग 2 को 2 ही बोलेंगे, 2 को 3 4 5 6 ये सब नहीं बोल सकते ना, तो अचर हो जाएगा ना। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हम लोग चर देख लिया क्या होता है, उसके बाद अचर देख लिया। अब देखते हैं रैखिक समीकरण ना, रैखिक इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखा, कोई रैखिक समीकरण समझने से पहले आपको समझना होगा कि बहुपद क्या होता है ना, पोलिनोमियल। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखा 5x। ओके, तो ये 5x क्या है? एक व्यंजक है ना, एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल। ओके, इसको बोलते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? जिसमें बहुत सारा पद हो ना। तो बहुत सारे पद को मिलाकर क्या बोलता है? एक बहुपद बनता है ना। जैसे देखो 5x क्या है? एक बहुपद है। जैसे यहाँ पे देखें मैं लिखा 5x + 2, ये क्या है? एक बहुपद। इसमें कितना पद है? एक, और ये एक दो पद है, तो ये हो जाएगा बहुपद। अब देखिए यहाँ पे एक और बात है कि ये तो बहुपद है, मगर इसमें चरों की संख्या कितनी है? तो इसमें चर यानी कि वेरिएबल्स क्या है? एक x है ना। तो चर एक है, और ये क्या है? कांस्टेंट है ना। ये 5, इस 5 को क्या बोलते हैं हम लोग? 5 को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x ना। इसको कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि हिंदी में x का गुणज। ठीक है, तो x का गुणज क्या है? 5 है। तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x या x का गुणज। ओके, और ये 2 क्या है? 2 है कांस्टेंट। ओके, तो जैसे मैं एक पोलिनोमियल लिखा, एक बहुपद लिखा 5x + 2। एक और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 10x + 5, ये हो गया ना। तो 10x + 5 यानी कि यहाँ पे 10 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का गुणज 10 है, और 5 क्या है? कांस्टेंट है ना। और ये कैसा बहुपद है? ये बहुपद कैसा है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ना, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि बहुपद है एक चर वाले बहुपद ना। तो देखो यहाँ पे पद कितना है? 10x + 5, यानी कि 1 और 2 पद है यहाँ पे, और चरों की संख्या कितना है? 1 है ना, यानी कि वेरिएबल जो है वो 1 है। तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 10x + 5y + 6, ये मैं लिखा एक पोलिनोमियल। क्या है ये? एक पोलिनोमियल है। ओके, पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे पद है ना, 1 2 3, इसमें 3 पद है ना। अब देखिए, एक तो ये पोलिनोमियल हो गया, और ये 10 क्या है? 10x का गुणज, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे 5 क्या है? 5 जो है वो y का गुणज है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पे 6 क्या है? कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर ये पोलिनोमियल है, यानी कि बहुपद है। पदों की संख्या कितना है? 1 2 3, 3 पद है। और इसमें वेरिएबल की संख्या कितना है? तो एक तो y है और दूसरा x है ना। तो इसमें 2 वेरिएबल है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं
कि पोलिनोमियल विथ टू वेरिएबल ना, या पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है, दो चर वाले बहुपद, ठीक है, दो चर वाले बहुपद, समझ गए। तो ये तो था पोलिनोमियल, मगर हम लोग को पढ़ना क्या है, रैखिक समीकरण यानी कि समीकरण। तो रैखिक समीकरण को भी समझने से पहले हम क्या समझेंगे, समीकरण यानी कि समीकरण क्या होता है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा, बहुपद देखा, ठीक है, 5x + 2, 10x + 5, 10x + 5x + 6, ये सब सारे के सारे क्या है, बहुपद है ना, पोलिनोमियल है। तो आइए अब हम देखते हैं समीकरण क्या होता है। ओके, तो समीकरण को समझने के लिए पोलिनोमियल को समझना जरूरी था, जो कि हमने अभी बता दिया। अब देखिए समीकरण क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 5x बराबर, अगर मैं 0 लगा दिया ना, तो अभी तक तो ये था पोलिनोमियल, बट अब क्या हो गया, अब ये समीकरण हो गया ना, ठीक है। इसमें बराबर का साइन लगा करके 0 लगा दिया, ये समीकरण हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे ये है 5x + 2, ये क्या है, अभी तक क्या है, ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल ना, तो यहाँ से ये पोलिनोमियल है। अब अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दिया तो क्या हो गया, एक समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया, लीनियर समीकरण है, बट लीनियर मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप समीकरण समझो ना, इसको एक इक्वेशन समझो। ये क्या है, एक इक्वेशन है, समीकरण है, एक चर वाला समीकरण, ठीक है। अब देखो, जैसे ही किसी पोलिनोमियल में या बहुपद में हम 0 लगाते हैं ना, बराबर करके 0 लिखते हैं, तो वो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10x + 5y + 6 = 0 में लिख दिया, इसका मतलब क्या, यह एक समीकरण हो गया ना। पहले तो पोलिनोमियल था, बट अब समीकरण हो गया, यानी कि इक्वेशन हो गया। ओके, तो आप इक्वेशन भी समझ गए, पोलिनोमियल भी समझ गए। अब आइए देखते हैं रैखिक समीकरण, यानी कि ये क्या था, समीकरण है। 10x + 5y + 6 = 0 एक समीकरण है। और कैसा समीकरण है, समीकरण कैसा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें चरों की संख्या कितना है, 2 है, एक तो x है और दूसरा y है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, तो अब आइए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको क्या बताया, ये है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल यानी कि एक चर वाले बहुपद, ठीक है। अब जैसे भी मैं इसमें क्या कर दिया, 0 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, अब बहुपद से यानी कि पोलिनोमियल से अब क्या हो गया, अब एक इक्वेशन बन गया ना। अब ये एक इक्वेशन हो गया, जहाँ पे क्या है, अब इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को बोलेंगे पोलिनोमियल नहीं, सॉरी, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर, यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो अभी मैं बाद में समझाऊंगा। पहले ये देखो, ये इक्वेशन बन गया ना। जैसे किसी भी पोलिनोमियल में हम 0 लगाते हैं, वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। अब देखिए दूसरा, ये है 10x + 5y + 6, ठीक है, 10x + 5y + 6, ये क्या है, पोलिनोमियल। और ये कैसा पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है ना, तो ये हो गया पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अब जैसे ही मैं इसमें 0 लगा दूंगा ना, इक्वल करके, इक्वल का साइन दे करके 0 लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये समीकरण यानी कि इक्वेशन बन गया। अब इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन ना, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, ठीक है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, किसी भी चीज़ को लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे ना, जब उसका घात, यानी कि जब उसमें चरों की घात ना, जब चरों की घात क्या हो, 1 हो ना, जब घात यानी कि घात को क्या बोलते हैं, डिग्री, जब उस इक्वेशन का डिग्री 1 हो तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अगर जब इसका डिग्री 2 हो तो क्या बोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको रैखिक बोलते हैं हिंदी में, रैखिक समीकरण ना। अगर डिग्री 1 हो यानी कि घात, इसको हिंदी में घात बोलते हैं ना, घात वो हो, घात 1 हो तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण। अगर किसी पोलिनोमियल यानी कि समीकरण का घात 2 हो ना, घात 2 हो तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। ओके, अगर घात 3 हो तो इसको क्या बोलेंगे, अगर घात 3 हो तो इसको बोलेंगे त्रिघात समीकरण ना। तो अभी हमको बस इससे मतलब है ना, डिग्री 1 से मतलब है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आगे चल के आपको ये पढ़ना है। अगला ही चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, यानी कि द्विघात समीकरण, तो वहाँ पे हम लोग ये तो पढ़ेंगे ही, इसलिए अभी इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे घात 1 यानी कि एक जिसका घात 1 हो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। देखिए जैसे यहाँ पर मैं लिखा 2x + 5,
इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स का घात का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी जो वेरिएबल हो ना, किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल टर्म हो ना, वेरिएबल उसका जो मैक्सिमम पावर होता है वो उसका घात कहलाता है ना। मैक्सिमम पावर उसका घात या डिग्री कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 2x² + 5, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है ना, यानी कि यहाँ पे इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखा 2x³ + 5x² + 10 = 0। अगर मैं ये लिखा ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम घात क्या है, यानी कि मैक्सिमम पावर क्या है इसका, यहाँ पे वेरिएबल का, यानी कि ये वेरिएबल है ना, और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है ना, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि घात 3 हो जाएगा ना। तो देखो जिसका घात, जिस पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर होता है ना, किसी पोलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसका डिग्री या घात कहलाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 10x + 5y = 6, ये क्या है, इसका मैक्सिमम घात क्या है, मैक्सिमम डिग्री, इसका डिग्री 1 है ना, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिग्री यानी कि घात 1 हो जाएगा, और ये हो जाता है लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2 चर यानी कि x और y ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण इसको बोलेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग बुक से कुछ इसके बारे में और आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो आइए कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अभी तक हमने क्या समझा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना। तो क्या था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे मैं यहाँ पे लिखा 2x + 5y, ठीक है, 2x + 5y = 6 +6 = 0। ठीक है, 2x + 5y + 6 = 0 मैं लिखा। तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये क्या है, ये अगर यहाँ पे मैं 0 ना लिखूँ ना, यहाँ पे 0 ना लिखूँ, तो ये क्या है, एक क्या है, एक बहुपद है ना। बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पद है ना। तो बहुपद वो होता है जिसमें बहुत सारे पद हो ना। तो यहाँ पे कितना पद है, 1 2 3, इसमें 3 पद है, तो ये क्या है, एक बहुपद है। और कौन सा बहुपद है, ठीक है, बहुपद पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल ना, 2 चर वाले बहुपद है ना, 2 चर वाले बहुपद। तो यहाँ पे चरों की संख्या कितना है, 1 और 1 ये 2 ना, तो ये 2 चर वाले बहुपद हो गए। अब देखिए, अब इसमें अगर मैं बराबर करके यहाँ पे 0 दे दिया, ओके, तो यहाँ पे जब मैं जैसे ही 0 लगाया क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। अब ये कैसा समीकरण बन गया, ये हो गया एक इक्वेशन बन गया। कैसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना। यहाँ पे वेरिएबल की संख्या कितना है, 2 है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम लोग निकाल सकते हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है ना। तो इसका जनरल फॉर्म आप लोग लिख लेना, जनरल फॉर्म यानी कि साधारण सूत्र। ठीक है, देखो ये कैसा होता है, ax + by + c = 0 के रूप में होता है ना। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा। और ऐसा कोई इक्वेशन दिखे तो आप बोलोगे उसका क्या है, वो लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a b और c क्या है, a b और c एक रियल नंबर हो सकता ना, a b एंड c क्या है, एक रियल नंबर है ना। रियल नंबर यानी कुछ भी हो सकता है ना, एक रियल नंबर है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 -2 1/2 कुछ भी आ सकते हैं ना। तो ये क्या है, एक रियल नंबर है ना। और c क्या है, c कांस्टेंट है। और यहाँ पे x और y क्या है, x एंड y क्या है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल यानी कि चर मान है ना। और यहाँ पे देखिए a को और क्या बोल सकते हैं, a है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, a को कोफिशिएंट ऑफ x बोलेंगे ना, x का गुणक। a है x का गुणांक, इसको बोलेंगे x का गुणांक। और b क्या है, यहाँ पे b हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, b हो जाएगा y का गुणांक। b हो जाएगा आपका y का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग और आगे कुछ देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए
अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्लास 10 का NCERT बुक का क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था ना, बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ओके, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ओके फ्रेंड, तो इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लीजिए और उसके बाद सबसे पहले इसको क्या करना है, इसका इक्वेशन बनाना है। तो आइए इसको एक बार और अच्छे से पढ़ते हैं। बोलता है कि आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे हमको रैखिक समीकरण बनाने के लिए कम से कम 2 चरों की आवश्यकता पड़ेगी ना, 2 वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एंड आफ्ताब की डॉटर की आयु क्या मान लेंगे हम लोग, y मान लेंगे ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र क्या है, x वर्ष है, यहाँ पे ईयर लिख लेना x वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु क्या है, y वर्ष है ना। अब देखिए क्या बोलता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, क्वेश्चन क्या बोलता है। सबसे पहले क्या बोला कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था ना। तो 7 वर्ष पहले, यानी कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब कितना का था, ये भी मिटा दो, आफ्ताब हो जाएगा x - 7 ना, क्योंकि अभी x वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले x - 7 वर्ष का होगा ना। ओके, तो जब ठीक है, अब अभी वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में उसकी बेटी यानी कि पुत्री कितनी वर्ष की है, y वर्ष की है ना। तो आफ्ताब की डॉटर कितनी हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी y - 7 ईयर। ओके, उसकी डॉटर y - 7 ईयर की हो जाएगी ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था ना, 7 वर्ष पूर्व। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व यानी कि क्या था, x - 7, ये था x - 7 वर्ष का, ठीक है। और उसकी पुत्री कितनी थी, y - 7, तो यहाँ से आ जाएगा y - 7 ईयर। ओके, अब कौन 7 गुना था, आफ्ताब था 7 गुना, किसके, अपने पुत्री के ना। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इसमें मैं 7 से गुना करूँगा ना, ठीक है, क्योंकि ये आफ्ताब तो ऑलरेडी 7 गुना है, किससे, इसके 7 गुना है ना। यहाँ से मैं इसमें 7 से गुना कर दूँगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x - 7 इक्वल टू y - 7 इंटू 7, यहाँ से आ जाएगा x - 7 7y - 49, यानी कि x - 7y, इस 7y को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर में -49, और ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा 7, यानी कि x - 7y, और ये देखिए यहाँ पे -49 है और प्लस का 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -42 आएगा, और -42 को उधर लेकर जाएंगे तो +42 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया समीकरण 1। ओके, तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आगे दिया है कि अब से 3 ईयर बाद ना, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा ना। तो मान लो पहले लिखेंगे 3 ईयर लेटर ना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 ईयर लेटर एज। तो 3 साल बाद आफ्ताब कितना का रहेगा, 3 ईयर बाद आफ्ताब हो जाएगा x + 3। ओके, और इसकी डॉटर कितने की हो जाएगी, y + 3।
ओके, फिर क्या बोला, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी कि आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुने आयु का रह जाऊँगा ना। 3 गुना यानी कि आफ्ताब 3 गुना रहेगा ना किसका, x + 3, ये आफ्ताब का हो गया, और बराबर में इसकी डॉटर y + 3। ये दोनों बराबर एज के तो है नहीं ना, तो बराबर एज के कब होंगे, जब आफ्ताब बोला कि मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊँगा ना, यानी कि आफ्ताब 3 गुना होगा ना, तो किस में 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तब तो आफ्ताब के बराबर होगी ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन हमने दिया है ना, तो इसमें 3 से हमको गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के ये आफ्ताब की आयु की बराबर होगी ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा ना, तो x + 3 = 3y + 9, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको इधर से सॉल्व करते हैं, x + 3 - 3y - 9 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, x - 3y और यहाँ से आ जाएगा -6, 9 में से 3 गया 6 = 0। ओके, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे ना, x और y का मान निकालेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे हमको एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और दूसरा आंसर ये हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है ना। आगे यहाँ पे लिखा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये तो बीजगणितीय हो गया ना, ये अलजेब्राइक फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफीय यानी कि कार्टेशियन सिस्टम में लेकर आएंगे ना, तो आप इसको नोट कर लेना और इसके बाद हम लोग आगे इसका ग्राफ भी बनाएंगे। ओके ओके फ्रेंड, तो देखिए अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया ना। अब हम 2 इक्वेशन से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे और किसी मतलब x और y का मान निकालेंगे ना। तो x और y का मान निकालना पड़ेगा ना, वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब x और y का कम से कम 2 वैल्यू निकालेंगे तब हम लोग जा कर के ग्राफ बना पाएंगे ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर देखिए इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके, यहाँ से इक्वेशन 1 को सॉल्व करके मैंने ऐसे कर दिया, इतना बना लिया। अब देखिए यहाँ पे हम y का कुछ वैल्यू, x का कुछ मान रखेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे ना। तो अगर x बराबर मैं यहाँ पे क्या रखूँ, x बराबर सपोज यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ ना। अगर मैं x बराबर 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 42, और 42 को 7 से डिवाइड करके कितना आएगा 6 आएगा ना। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 6। ओके, अब देखिए अगर x बराबर मैं यहाँ पे 7 रखूँ ना, x बराबर अगर 7 रखूँगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 49, और 49 को 7 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे फिर से 7 आएगा ना। 7 7 जब 49, तो यहाँ पे x = अगर मैं 7 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वाला 7 आएगा ना। यहाँ पे अगर 7 रखेंगे तो y का मान भी 7 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सॉल्व करके वहाँ से भी कुछ वैल्यू निकालेंगे ना। तो यहाँ से अब आइए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 कर देना। 1 को तो हमने यहाँ पे बना दिया ना। अब समीकरण 2 यानी कि x - 3y - 6 = 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये -3y इधर लेकर आ जाते हैं ना, तो क्या आ जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा। इधर लेकर आएंगे, यहाँ पे x - 6 यहीं पे रह जाएगा, तो x - 6 को यहीं पे छोड़ते हैं। x - 6 को यहीं पे छोड़ दिया मैं, और 3y को बराबर के एक तरफ कर दिया ना, तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ से y = कितना आ जाएगा, x - 6 और यहाँ पे 3, यहाँ पे y मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना। अब देखिए अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए x - 6, ठीक है। हाँ, अब x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान आएगा ना। तो यहाँ पे पहले एक टेबल बना लेते हैं, कम से कम 2 वैल्यू x और y का निकालना ज़रूरी है ना, तब जा कर के हम लोग ग्राफ खींच पाएंगे ना। अब देखिए अगर x बराबर मैं यहाँ पे क्या रखूँ, x बराबर अगर 3 रखता हूँ ना, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, x बराबर 3 रख लो ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 6, -3 आ जाएगा। -3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, -1 आएगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर हम 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3, और -3 को 3 से डिवाइड करूँगा -1 आएगा। ठीक है, अब इस बार यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे प्लस का 6 रख देते हैं ना। प्लस का 6 रखेंगे, माइनस का 6 रखेंगे, कट जाएगा, 0 आएगा। 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है, तो ये 0 आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमको x का मान निकल गया समीकरण 1 से, और यहाँ पे भी x और y का मान निकल गया समीकरण 2 से। अब ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं।
ये वाला अपना होता है एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है और ये वाई और वाई डैश है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर 7 तक है ना, तो हम इसको हम लोग 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना। यहाँ से 1 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका समीकरण खींचिएगा ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना। तो आप देखिए x बराबर 0 और y बराबर 6, ठीक है। x का मान x बराबर 0 और y बराबर 6, तो x बराबर 0 कहाँ पे, यहाँ पे x और y दोनों 0 होता है ना, तो x बराबर 0 और y बराबर 6, y का 6 कहाँ है, इधर -6 से ऊपर जाएंगे तो +6 यानी कि यहाँ पे है ना। तो 0 और 6 यहाँ पे आ गया, 0 और 6 पहला पॉइंट। दूसरा 7 और 7 x का साथ y का साथ ना, तो x का साथ किधर है, इधर है पॉजिटिव के साथ, यहाँ से वर्टिकल ऐसे लाइन खींचेंगे और y का साथ कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कैसे खींचेंगे, ये हो जाएगा 7 और 7, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करना है, हमको मिला देना है, x का 0 y का 6, तो x का 0 y का 6 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे x का 0 रखेंगे तो यहाँ पे 7 छक 42, ठीक है, ये 7 7 हो गया। अब दूसरा इसको हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है, ये इधर कहीं जाएगा ना, ये और आगे बढ़ेगा। आप लोग ग्राफ पे बनाओगे तो अच्छे से बनेगा, यहाँ पे मैं बस रफ कर रहा हूँ ना, ऐसे समझाने के लिए। अब देखिए दूसरा, अगर x बराबर 3 है तो y बराबर -1, तो x का मान 3 यहाँ पे है और y का -1 कहाँ है, यहाँ पे है ना। तो x का 3 और y का -1 कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे ना, यहाँ पे 3 और -1। दूसरा 6 और 0 ना, x का 6 y का 0, x का 6 कहाँ है, यहाँ पे है ना, और y का 0 यहीं पे है ना, तो ये 6 और 0 हो जाएंगे। अब इसको आप मिला देना, यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे ना लाइन, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 का अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे ना, तो आप इसको नोट कर लेना।